नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंचाई मंत्री ने तोशाम हलके के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, जल निकासी के दिए आदेश। पानी निकासी की मांग को लेकर जींद भिवानी रोड पर तिगड़ाना वासियों ने किया जाम। जल निकासी व फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी जज्बा। अत्यधिक मात्रा में गोग्रास से हो सकती है गोवंश की हत्या, श्राद्ध पक्ष में नागरिक होंगे पाप के भागीदार, कहा संजय परमार ने। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ पूरी तरह से तैयार, कहा सुनील रंगा ने। देवनगर में बरसाती पानी निकासी को लेकर विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन। बरसाती सीजन में फसल बचाव के लिए कृषि विभाग ने दिए सुझाव। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के दूसरे दिन बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। पंद्रह सितंबर तक होंगे जेसीआई के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अत्यधिक जल भराव के चलते प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सिंचाई विभाग तथा पंचायती राज विभाग मिलकर आपदा प्रबंधन कार्यों में प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते पंप, वर्टिकल टरबाइन के साथ ही नहरी चैनल बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि बरसात रुक जाती है तो 15 दिनों में जल भराव की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने बरसात जारी रहने पर इस समस्या के निपटान के लिए 1 माह का समय बताया। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि अत्यधिक जल भराव के चलते प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सिंचाई मंत्री ने तोशाम हलके के जल भराव वाले गांव सांगवान, दांकला, दांगखुर्द, बीरन आदि गांव का दौरा किया है। उन्होंने तोशाम हलके की 12 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि के चेक भी वितरित किए हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए ई क्षति पोर्टल खोल दिया गया है और आंकड़े जुटाए गए हैं तथा पानी निकासी के बाद नुकसान वाले क्षेत्रों में मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जल भराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने तोशाम क्षेत्र में हुए जल भराव को लेकर उनसे बातचीत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मकानों व पशुधन को हुए नुकसान के मुआवजे की बात भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग जल भराव की स्थिति से निपटने में लगा हुआ है। पंजाब में बाढ़ का मुआवजा हरियाणा से अधिक दिए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब है। वहीं एसवाईएल का पानी पंजाब द्वारा हरियाणा को न दिए जाने के चलते पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस सवाल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है। फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकालने की है। इस बारी जैसे आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट एक आपदा के रूप में ये बाढ़ आई है और सिंचाई विभाग ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रशासन ने काम किया है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि तोशाम में सागबन जैसे है, डांग कला, खुर्द, बीरन, ये गांव हैं जो प्रभावित हैं, जहाँ पे आबादी में भी पानी आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये इलाका ऐसा है कि दोनों तरफ से पानी यहाँ पे आता है और लो लाइंग एरिया है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और पीछे क्योंकि सारा की सारा जो डी वाटरिंग प्रोसेस भी सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे प्रशासन ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। जहाँ पे पंप सेट्स, वर्टिकल टर्बाइन्स, यहाँ पे क्यूनेट से जो छोटे ये अब चैनल्स भी बनाएंगे जहाँ पे पानी निकाला जाएगा। और पूर्ण रूप से पंचायती राज भी लगा हुआ है। तो हर तरीके से यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो एससी हैं वो सारे की सारे यहाँ पे 24 घंटे फील्ड में रहे हैं, डीसी साहब फील्ड में रहे हैं। तो और मैंने भी पूरा की पूरा जुड़ी रही हूँ कि क्या चल रहा है। सीएम साहब ने खुद बात करी तोशाम को ख़ास तौर पे लेकर, क्योंकि यहाँ पे आबादी में यहाँ पे काफ़ी जो सीधा जो पानी गया हमारे गांव में, तो उनको भी बहुत चिंता थी।
तो ये सारा की सारा काम लगा हुआ है और पूरा प्रशासन लोगों के साथ खड़ा है और लोगों को भी ये मालूम है। गांव तिगड़ाना में ड्रेन के ओवरफ्लो होने व खेतों का पानी गांव में पहुंचने के विरोध में लोगों ने नारेबाजी कर जींद भिवानी मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत करवाई और जल्द ही पानी की निकासी करवाए जाने का भरोसा दिलवाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के खेतों में पानी जमा होने के बाद अब पानी गांव की तरफ बहने लगा है। अगर अभी भी हालात नहीं संभाले गए तो गांव में पानी भर जाएगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। बरसाती पानी निकासी न होने पर गांव तिगड़ाना के लोग जींद भिवानी मार्ग पर उतर आए। लोगों ने लकड़ी व पत्थर लगाकर वाहनों को रोकना आरंभ कर दिया। जाम लगने के कुछ देर बाद ही मार्ग की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों से जाम हटाने के लिए कहा, लेकिन ग्रामीण मौके पर अधिकारियों के आने की बात पर अड़ गए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही मोटर लगवाकर पानी की निकासी शुरू करवाए जाने तथा ड्रेन के ओवरफ्लो होने व कई जगहों से लगे कट को दुरुस्त करवाए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण जाम खोलने पर राजी हुए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव से ड्रेन निकली हुई है जिसके माध्यम से 4 गांव के बारिश के पानी की निकासी होती है। उसमें पानी ज्यादा छोड़ने से तिगड़ाना में ओवरफ्लो हो गई है। गांव के खेतों में पानी जमा होने के बाद अब पानी गांव की तरफ से बहने लगा है। जी हमारा तिगड़ाना गांव है, इसमें 4 गांव का पानी छोड़ रहा है। ड्रेन टूट रही है और मोटर नहीं टिक रही है। एसडीओ एक्शन सब तक है दी, प्रशासन तक है दी, ना कोई फैसला ना मोटर टिकती और ड्रेन ओवरफ्लो है। गांव में पूरा पानी भर गया, गांव डूब गया है। मैं सुरेंद्र कुमार, सरपंच गांव तिगड़ाना। गांव में पानी बहुत ज्यादा भर गया और प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा जी। एक्शन साहब एसडीओ साहब को कई बार अवगत करा दिया कि मोटर दे दो, हमें टीटी लगा दो, टीटी सेट नहीं लगा दे। 10 दिन से हम पीछे पड़े हुए हैं और गांव में पूरा आधा गांव तो पूरा डूब गया और ये जो खेतों का पानी है ये गांव में आज जाके ना आज शाम तक पहुंच जाएगा। पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। इससे गांव वालों को भारी रोष और भारी परेशानी है। 15 दिन पहले आश्वासन दिया था। पिछली बार एक्शन साहब आए थे, एक्शन साहब आश्वासन देके गए थे कि 3 दिन में 4 दिन में आपकी ड्यूटी सेट लगा देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल पाए। ये तिगड़ाना गांव के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया हुआ था, जिसमें हमने अधिकारियों को मौके पर बुलाया है जो उनकी समस्या का समाधान करने के उनसे वार्तालाप चल रहा है और ग्रामीण वासी ने काम जो है आश्वासन की बात बोल दी है। अभी इनकी ग्रामीणों की और अधिकारियों की बातचीत इसमें चल रही है। ग्रामीणों की मांग है कि इनको भी उपलब्ध करवाए जाए और ताकि इनकी पानी की निकासी का समाधान हो। भिवानी के गांवों में जल भराव को लेकर जेजेपी ने प्रदर्शन कर जल निकासी व मुआवजे की मांग उठाई। जजपा पदाधिकारियों का कहना है कि महीने बाद भी जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जजपा जिला प्रभारी कृष्ण बजीना और जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि नुकसान का तुरंत सर्वे करवाकर प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं। प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जजपा जिला प्रभारी कृष्ण बजीना व जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि 1 माह से जिले के आधे गांव जल भराव से ग्रस्त हैं, जिसकी निकासी का अभी कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। वहीं सरकार ने मुआवजा जारी किया है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि 8 से 10 हजार रुपए में तो बुआई व बिजाई भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि हर गाँव में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि वो तुरंत विशेष गिरदावरी करवाए। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि भिवानी जिला में 2 सांसद और 1 सिंचाई मंत्री होने पर भी ये हाल है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश व जल भराव से करीबन 50,000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नुकसान का तुरंत सर्वे करवाकर प्रभावित को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। हमारे जननायक जनता पार्टी का परिवार, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देश पर आज हमने हमारे जिला भिवानी के अंदर भारी बारिश होने के कारण पूरे जिले के अंदर पानी भरा हुआ है। उस जल भराव की निकासी के लिए और पूर्ण रूप से पूरे भिवानी जिले की सारी फसलें जो सामनों की थी वो खराब हो गई है, खत्म हो गई है, उसके मुआवजे के लिए
और स्पेशल गिरदावरी करवाने के लिए आज हम माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। हमने मांग की है कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने से किसानों को राहत नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से कल हमने अखबार में एक बयान मुख्यमंत्री का पढ़ा था, उसमें उन्होंने जो मुआवजे की घोषणा की है वो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। जिस प्रकार से जो घोषणा की गई 8-10 हजार रुपए की, आज 8-10 हजार रुपए प्रति एकड़ के जब हम बुआई और बिजाई करते हैं उसका भी खर्चा किसान का पूरा नहीं हो रहा है। उसकी मांग को लेकर के आज हमारा तमाम जननायक जनता पार्टी का परिवार यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष पहुंचा है। और जल्द से जल्द, आज तक बारिश हुई ने कम से कम 7-8 दिन हो गए, किसी भी गांव के अंदर पानी निकासी का उचित प्रबंध इन्होंने करने का काम नहीं किया है। श्राद्ध पक्ष शुरू होने पर बेसहारा गायों को अत्यधिक गोग्रास देने की पुरानी प्रथा को लेकर गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया। परमार ने छात्राओं से अपील की कि वे अपने परिजनों को श्राद्ध की अमावस्या के दिन सड़क पर खड़ी बेसहारा गायों को गोग्रास न देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि एक गाय की अनाज पचाने की क्षमता अधिकतम 2 से 3 किलो होती है, लेकिन श्रद्धावश लोग उसे 10 से 15 किलो तक अनाज खिला देते हैं, जिससे वह फूड पॉइजनिंग की शिकार हो जाती है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है और हम पुण्य के बजाय पाप के भागीदार बन जाते हैं। गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने कहा है कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर सड़क पर खड़ी गाय को गोग्रास देना गो हत्या के बराबर है। परमार ने कहा कि श्राद्ध पक्ष के दौरान लगभग हर घर से गोग्रास निकलता है। अगर किसी मोहल्ले में 100 घर हैं और केवल 4-5 गायें हैं तो उन गायों को क्षमता से अधिक, कई गुना अधिक अनाज चला जाता है। एक गाय की अनाज पचाने की क्षमता अधिकतम 2 से 3 किलो होती है, लेकिन श्रद्धावश लोग उसे 10 से 15 किलो तक अनाज खिला देते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई सोचता है कि उन्होंने तो केवल 2 रोटियां दी हैं, लेकिन यह नहीं पता कि उनमें उनसे पहले और बाद में कितने लोगों ने उसे खिलाया है। लोगों की यही श्रद्धा गाय के लिए प्राण घातक बन जाती है। परमार ने कहा कि अपने घर से निकाला गोग्रास सड़क पर खड़ी गायों को देने की बजाय किसी गौशाला में दें। गौशाला में गायों की संख्या अधिक होती है, जिससे गोग्रास बराबर बढ़ जाता है और किसी भी गाय पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि यदि आप गौ सेवा करना चाहते हैं तो गायों को हरा चारा खिलाएं। हरा चारा गायों के लिए पचाना आसान होता है। क्या दिशा निर्देश है, क्या कहेंगे? ये आज से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और इन श्राद्ध के अवसर पर लास्ट के जो अमावस के दिन होता है उसको अमावस जागरण अभियान हमने चला रखा है, जिसमें हम पूरे शहर के अंदर हमारे गोरक्षा दल के गौ सेवक और जितने भी नगर पार्षद हैं उनके साथ मिलके हम एक अभियान चलाते हैं कि धार्मिक ये अनुष्ठान है, इसमें पितृपुरुषों की आत्मिक शांति के लिए एक अनुष्ठान होता है। तो इसका तरीका थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, और क्योंकि हर अमावस के अंदर हर अमावस पे ये गायें मरती हैं, उन गायों को बचाने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है। शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बारे में पब्लिक हेल्थ के एससी सुनील रंगा ने बताया कि पिछले दिनों शहर में 155 mm बारिश हुई थी, लेकिन 3 से 4 घंटे में पानी निकाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि 8 वाटर डिस्पोजल पर 17 पंप शहर में कार्य कर रहे हैं और लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए विभाग ने सभी प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं और शहर में नाले व सीवरेज सफाई का कार्य भी चल रहा है। पब्लिक हेल्थ के एससी सुनील रंगा ने बताया कि पिछले दिनों शहर में 155 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन 3 से 4 घंटे में पानी निकाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि 8 वाटर डिस्पोजल और 17 पंप शहर में कार्य कर रहे हैं। साथ ही आगे भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। नाले व सीवरेज सफाई का कार्य भी चल रहा है ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हमारे भिवानी शहर में 8 वाटर डिस्पोजल, 17 पंप हमारे तक कंटिन्यूसली, और जो दिनांक 1 तारीख को माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बारिश का जो जल भराव के लिए देखा गया था मामला दोपहर तक, तो उन्होंने पूरा हमने निरीक्षण करवा दिया गया था और उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी। 155 mm बारिश हुई थी और हमने उसको लगभग 3 से 4 घंटे में जल भराव से निजात भिवानी शहर को पहली बार दिलाई हुई है और हमारी जो सुपर शक्कर मशीन से भी सफाई की व्यवस्था करवाई जा रही है और
उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, क्योंकि हमने समय रहते नालों की और सीवर व्यवस्था की सफाई समयबद्ध तरीके से पहले करवा दी गई थी। तो ये हमारे पूरी तैयारियां हैं, हर जगह डीजी सेट रखे हुए हैं। कल को लाइट का भी फॉल्ट आता है, कोई भी ऐसी समस्या, डिपार्टमेंट सदैव तत्पर है जल भराव के लिए। हांसी रोड स्थित देवनगर में जल भराव निकासी को लेकर किसान महिला मोर्चा के सदस्य व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। माकपा के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि अभी तक पानी की निकासी के जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास गुप्ता पार्क में भी 2 फुट पानी भरा हुआ है। जनवादी महिला समिति की जिला प्रधान विमला घनघस ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कॉलोनी में जल निकासी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कॉलोनी में पहुंचकर सारी स्थिति और जल भराव की जानकारी ली और पाया कि पानी निकासी के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय नगर परिषद पार्षद ने ही कॉलोनी वासियों से मिलकर 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, जिनकी पानी निकासी की क्षमता बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास गुप्ता पार्क में भी 2 फुट पानी भरा हुआ है, जिस कारण वहां पार्क में भी जाना मुश्किल है। देवनगर के घरों में पानी भरने से वहां के मकानों में दरार आ गई है और लोग मकान छोड़कर अन्य जगहों पर शरण लेने पर मजबूर हो रहे हैं। गंदा पानी होने से डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन व नगर परिषद अधिकारी इस ओर ध्यान दें। जनवादी महिला समिति की जिला प्रधान विमला घनघस ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कॉलोनी में जल निकासी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव हूं। आज हम यहाँ देवनगर कॉलोनी में आए हैं। हमने देखा कि सारे घरों में पानी घुसा हुआ है, पूरी गलियां पानी की भरी है, ड्रेन टूट के पानी आ गया, पीछे खेतों में भी पानी भरा है। और हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका पार्क भी पूरी तरह से पानी का भरा हुआ है। ना बच्चे खेल सकते, ना हमारे नागरिक वहां बैठ सकते। तो इसलिए हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि कुछ शुद्ध लो और बड़ी मोटरें लगा करके पानी निकालो। पर नागरिकों ने अपने सतर पर, कुछ एमसी भाई ने भी किया है यहाँ अपने सतर पर, लेकिन वो साधन पर्याप्त नहीं है। बड़ी मोटर लग के यहाँ साथ में रजबा है, उसमें ये पानी पड़ेगा तभी जाके यहाँ पानी से राहत मिलेगी लोगों को। बड़ी भारी दिक्कत है, रात को नींद नहीं आती है। सारे देवनगर के लोग खड़े हैं यहाँ पर, हमारी बहनें खड़ी हैं। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, बड़ी मोटर लगाओ और तब ये पानी निकलेगा। ट्रैक्टर 2 लगा रखे हैं उन्होंने अपने साधन करके, उससे पानी नहीं निकलने वाला, ये महीना भर भी नहीं निकलने वाला। देवनगर कॉलोनी में रिटायरमेंट के बाद में मकान बना था, मकान के चारों तरफ पानी है। जो भी जमा पूंजी थी वो सारी मकान पर लगा दी, सारी उम्र की। और अब ऐसे हालात हो रहे हैं, बच्चे गांव में छोड़ने पड़े हैं, मजबूर में अकेला यहाँ रहता हूँ। मकान के अंदर कोई मकानों में दरार आ गई। कल जेई साहब आए थे, अगला कौन सा मकान में दरार आ रही है। कम से कम 4-5 मकान हमने पानी में कौन से दिखाए। मैं ये देखो, आप डीसी साहब ने कहा है दरार आ रही है तो हम और पानी निकालने की सुविधा करेंगे, लेकिन वहाँ देखो जेई साहब, उसने वहाँ 4-5 मकानों में दरार आई हुई है, वो दिखाई, फर्श टूट रहा था वो दिखाया उनको, वो वीडियो बना के ले गए जी। आगे कार्रवाई करे ना करे तो वो तो उनका काम है। हाँ, 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, चलो पानी निकलने लग रहा है। 2 ट्रैक्टर में पानी कम से कम भी 20 दिन में निकलेगा। हमें सरकार से और भिवानी प्रशासन से यह गुजारिश है, हमारे कोई ऐसा बड़ा साधन निकाला जाए, अगर जल्दी से पानी निकल जाए, नहीं तो मकान कोई गिर भी सकता है। जो कलंगा में हादसा हुआ है ऐसा यहाँ भी हो सकता है। मेरा नाम विमला घनघस है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो ये बाढ़ से पीड़ित हैं, यहाँ पे सारी कॉलोनी देवनगर की, यहाँ 16 नंबर गली में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ गोडा गोडा पानी यहाँ पे खड़ा है गलियों के अंदर, और उससे भी ज्यादा पानी है और लगातार कंटिन्यू आ भी रहा है पानी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते ये जैसे भी अपनी मांग है इनकी, बड़ी मोटर लगा के और इसकी निकासी की जाए। साथ में रजबाया है उसमें डाल दिया जाए पानी। देखिए, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको कंधे पे बिठा के लोग यहाँ बाहर लेके आ रहे हैं। समय रहते बीमारियां ना फैले,
तो हम डीसी साहब से थोड़ा सा एक बार दौरा करके देखे देवनगर के अंदर। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तुरंत प्रभाव से बड़ी मोटर लगा के सभी गलियों का पानी यहाँ से निकाला जाए। पिछले दिनों हुई बारिश से न केवल जलभराव की स्थिति देखी गई बल्कि फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में कृषि विभाग भिवानी ने बचाव के लिए किसानों को सुझाव दिए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर मीनू ने बताया कि कपास में टिंडा गलन की समस्या आ सकती है, जिसके चलते किसानों को कॉपर ऑक्सीफ्लोराइड 600 से 800 ग्राम और 6 से 8 ग्राम सेप्ट्रोसाइक्लिन बैक्टीरिया गलन के लिए 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कनी चाहिए। इससे गलन की समस्या खत्म हो जाएगी। फसल बचाव के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने बताया कि कपास में टिंडा गलन की समस्या आ सकती है, जिसके चलते किसानों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम और 6 से 8 ग्राम सेप्ट्रोसाइक्लिन बैक्टीरिया गलन के लिए यूज किया जा सकता है। मूंग की फसल में हरी सुंडी जैसी बीमारी की समस्या आ सकती है। ऐसे में किसानों को नोवाड्रीरिमोन 150 ml दवाई को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 10 से 15 दिन बाद फिर इसी दवाई को दोबारा से दोहराना है। उन्होंने बताया कि गवार में बैक्टीरियल ग्लाइड की समस्या आ सकती है। इसमें कपास विधि अपनानी है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना। 30 ग्राम सेप्ट्रोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। जो बारिश के बाद अभी एकदम से जो मौसम में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, उसके कारण कपास की हमारी फसल में जो टिंडा गलन की समस्या है वो आ सकती है। किसान भाई जिसको फेस कर सकते हैं, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम और 6 से 8 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो हम दवाई यूज़ करते हैं उसको मिला के और 200 से 250 लीटर पानी में उसका घोल बना के और स्प्रे करना है 1 एकड़ में। तो जो टिंडा गलन की समस्या है, बोल रोट की समस्या है, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, मूंग की जो हमारी फसल है उसमें जो बोरर है, सुंडी है, उसकी समस्या आ सकती है, हरी सुंडी जो है। तो उसके लिए किसान भाई जो हम चने में प्रयोग करते हैं नोवालोरिमोन नाम से जो आती है, वो 150 ml दवाई को 150 लीटर पानी में मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हो। और 10 से 15 दिन के बाद हमें इस छिड़काव कार्यक्रम को दोहराना है। मतलब कि जैसे मान लो एक स्प्रे कर दिया और उसके 10 से 15 दिन के बाद इसी स्प्रे को रिमोन दवाई को ही 150 ml दवाई को ही हमें फिर से जो है वो स्प्रे करना है। श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बृजलाल सराफ एवं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने दर्शकों को संदेश दिया कि हमें भी महाराजा अग्रसेन की तरह समाज और कल्याण और आपसी भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल मनोरंजन पूर्ण होते हैं बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और महान आदर्शों से भी जोड़ते हैं। वहीं प्रधान सुनील सराफ ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सराफ ने बताया कि महाराजा अग्रसेन हमेशा से ही प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। इसी उद्देश्य से जयंती महोत्सव के तहत ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और वे समाज के सामने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को भी प्रस्तुत करते हैं। स्कूल के प्रांगण में हुए इस आयोजन में बच्चों ने कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें गीत, नृत्य और नाटक शामिल हैं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत, सामाजिक समानता और परोपकार जैसे महाराजा अग्रसेन के प्रमुख संदेशों को उजागर किया। मुख्य अतिथि बृजलाल सराफ व विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने दर्शकों को यह संदेश दिया कि हमें महाराजा अग्रसेन की तरह समाज कल्याण और आपसी भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। पल पल हर युग में इतिहास बदलता रहता हूँ, मैं ही तारणहार हूँ। सुनो कलयुग, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही की खातिर अनेक वेश बदलता हूँ। मैं ही परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फल पर मैं मर्दन करने वाला हूँ।
बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर नरसिंह बन हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। मत्स्य, कच्छप, वामन और वराह रूप भी धारा है, धर्म बचाने की खातिर सभी अधर्मियों को मारा है। मैं ही शाश्वत हूँ विष्णु, मेरे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। मैं रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसा। आज सबसे बड़े हर्ष की बात है कि हमारा महाराजा अग्रसेन जयंती का पखवाड़ा कल से शुरू हो गया था, जिसमें हमने नंदीशाला में सारे की व्यवस्था करके और वहाँ के लोगों को आह्वान किया कि आप लोग भी आके आएं, हम इस काम में सबको साथ लेके चलने वाले हैं। आज का ये दूसरा कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जी के जीवन चरित्र पर जो बच्चों ने सहयोग किया है, स्कूल ने सहयोग किया है, मैं उन सबका धन्यवादी हूँ। और हमारे जितने भी ट्रस्टी या सदस्य हैं, उनका भी योगदान इसमें बराबर का रहा है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। महाराजा अग्रसेन की किस प्रकार ज़्यादा समाजवाद देखने को मिलता है। आज हम समाजवादी पार्टी के भी बन जाते हैं, समाजवाद की बात भी करते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद की स्थापना करने के लिए 1 रुपया और 1 ईंट, जो उनके राज्य में नया आदमी आता था उसको 1 लाख ईंट और 1 लाख रुपए मिल जाते थे, जिससे उसका मकान भी बन जाता था और उनका ये भी एक संकल्प पूरा होता था कि वे व्यापार करने के लिए पैसे किसी से मांगने नहीं पड़ते थे। व्यापार के लिए वे लोग भी आह्वान करके हम सब उस महाराज की कृपा से आज हमारा समाज बहुत उन्नत हो गया है और सबने मिलके अब तक जो कार्यक्रम किए हैं वे सारे समाजवाद के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भी भाव उनमें दिखता है। महाराजा अग्रसेन आज से लगभग 5000 साल पहले हुए हैं, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि उनके सिद्धांतों की प्रासंगिक आज भी है। उनके सिद्धांतों में भी समानता, एकजुटता, आपस में सब प्यार से रहना और तरक्की करना, कोई बलि नहीं, कोई अवरोध किसी किस्म का नहीं। वो राज आज भी याद किया जाता है, वो राम राज के समान राज्य था। जैसे हम अभी स्कूल में बच्चों के माध्यम से शुरू करते हैं कि यहाँ से कुरीतियाँ शुरू ही ना हो, हम इस प्रयास में रहते हैं कि इनको केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और देश के प्रति समर्पण का भी ज्ञान हो। आज विद्यालय में अग्रवाल सभा द्वारा हर वर्ष बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनमें से एक कार्यक्रम हर वर्ष विद्यालय में किया जाता है और वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आज हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए हैं और सबसे बड़ी विशेषता इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ये है कि इनमें महाराजा अग्रसेन जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं दिखाई गई हैं, जिनसे हमें ये संदेश मिलता है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और उनके प्रति वास्तव में मेरे हिसाब से श्रद्धांजलि, उनके प्रति कृतज्ञता, उनकी भक्ति में सबसे बड़ी चीज ये शामिल है कि हम अपने जीवन काल में अगर हम उनको अब पूछते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कार्य किए, तो हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कम से कम लोग हमारे जाने के बाद हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 बड़ी धूमधाम से भिवानी में अग्रवाल सभा द्वारा मनाया जा रहा है। इसके अंदर इन प्रोग्रामों के 7 तारीख से 22 तारीख तक के प्रोग्रामों की श्रृंखला रखी गई है, जिसके अंतर्गत आज वैश्य मॉडल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब की बार अग्रवाल सभा भवानी द्वारा बहुत ही नए कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विराट कवि सम्मेलन, डे नाइट क्रिकेट मैच और एक श्याम घुंघरू वाले के नाम से भी कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत से लुधियाना से बैंड, सरदारों द्वारा ढोल और दिल्ली से ताशे का आयोजन भी मंगाए गए हैं। तो सब लोगों से एक अपील है कि सब लोग मिलजुल कर शोभा यात्रा में शामिल हो, अग्रसेन जयंती को धूमधाम से मनाएं।
जेसीआई भिवानी ने अपने वार्षिक सप्ताह का आगाज नंदीशाला में गो सेवा और जागरूकता अभियान से किया। प्रधान राहुल बासिया ने बताया कि जेसीआई सप्ताह के तहत 15 सितंबर तक सामाजिक और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस महत्वपूर्ण पहल की कमान जेसी सुशील बुवानीवाला, जेसी विकास गुप्ता और जेसी विवेक अग्रवाल को सौंपी गई है। जेसीआई के प्रधान राहुल बासिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेसहारा पशुओं की देखभाल और उनके प्रति समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। उन्होंने कहा कि गौ माता न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि जेसीआई सप्ताह के दूसरे दिन 10 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए समर्पित है। पहला गैर जेसीआई सदस्यों के लिए फ्री ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। इसका नेतृत्व जेएफएस पुलकित सिंगला, जेसी संदीप गर्ग और जेसी अनमोल गर्ग करेंगे। तीसरे दिन 11 सितंबर को स्वास्थ्य और खेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और 12 सितंबर को चौथे दिन कार्यक्रम व्यवसायिक और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होगा। पांचवें दिन 13 सितंबर को नागरिक कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया जाएगा। 14 सितंबर को छठे दिन दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को आमंत्रित करने का कार्य रखा गया है। वहीं 7वें दिन 15 सितंबर को सप्ताह का समापन जी लिट्रा वैली स्कूल में एक कल्चरल इवनिंग के साथ होगा। राहुल बासिया, जेसीआई भिवानी प्रेसिडेंट। आज जेसीआई भिवानी जेसीआई वीक मनाने जा रही है, जो कि ये पूरे हफ्ता प्रोग्राम चलते हैं इसके अंदर जेसीआई के। जेसीआई भिवानी का, जेसीआई इंडिया का जो जोन से अब की बारी जेसीआई वीक का जो कार्यक्रम आया है वो प्रिज्म 110 के नाम से आया है। और प्रिज्म जैसे कि हम समझते हैं कि उसके अंदर हम अगर लाइट का अगर हम परिवहन करते हैं तो 7 कलर आते हैं उसके अंदर। उसी तरह 7 कलर के हिसाब से ही 7 दिन का प्रोग्राम जेसीआई वीक का हमारा होता है। जेसीआई इंडिया के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पूरा एक सप्ताह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें समाज में अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जेसीआई जो सप्ताह है वो 9 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा और जो 15 सितंबर तक मनाया जाएगा। पहले दिन इसमें फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें जेसीआई के सभी मेंबर एकत्रित होकर जेसीआई का जो फ्लैग है उसके नीचे कार्यक्रम करेंगे। और अब चलते चलते जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से गत 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था। तभी से धनखड़ चुप हैं और किसी से भी कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने निकट के रिश्तेदारों से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का अधिकृत सरकारी बंगला छोड़ दिया और हरियाणा के राजनेता अभय चौटाला के दिल्ली के गदाईपुर स्थित फार्म हाउस में रहने चले गए। विपक्ष और देश भर के पत्रकार कह रहे हैं कि सरकार ने धनखड़ को कैद कर रखा है। यह सही है कि विपक्ष के नेता और मीडिया वाले धनखड़ से मुलाकात करने को उतावले हैं, लेकिन धनखड़ कोई नादान राजनेता नहीं है बल्कि एक चतुर राजनेता है। इसलिए गत 21 जुलाई से चुप हैं। जो लोग धनखड़ की प्रवृत्ति को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि धनखड़ को कोई ताकत कैद नहीं कर सकती। धनखड़ अपनी मर्जी से ही पहले उपराष्ट्रपति आवास और फिर अभय चौटाला के फार्म हाउस में शांतिपूर्वक बैठे हैं। सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 5 वर्ष पहले धनखड़ को अचानक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर 3 वर्ष पहले देश का उपराष्ट्रपति बनाया था। धनखड़ जिस चौंकाने वाले अंदाज में राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बने, उसी चौंकाने वाले अंदाज में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। धनखड़ को यह भी पता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसीलिए धनखड़ अब चुप हैं। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ही धनखड़ को सरकारी बंगले आदि की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। धनखड़ के लिए दिल्ली में सरकारी बंगला तैयार भी करवाया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं और मीडिया को धनखड़ से मुलाकात करने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। मीडिया को इस बात का इंतजार करना चाहिए कि धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी तारीफ करते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंचाई मंत्री ने तोशाम हलके के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, जल निकासी के दिए आदेश। पानी निकासी की मांग को लेकर जींद भिवानी रोड पर तिगड़ाना वासियों ने किया जाम। जल निकासी व फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी जसपा।
अत्यधिक मात्रा में गोग्रास से हो सकती है गोवंश की हत्या, श्राद्ध पक्ष में नागरिक होंगे पाप के भागीदार, कहा संजय परमार ने। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ पूरी तरह से तैयार, कहा सुनील रंगा ने। देवनगर में बरसाती पानी निकासी को लेकर विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन। बरसाती सीजन में फसल बचाव के लिए कृषि विभाग ने दिए सुझाव। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के दूसरे दिन बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। पंद्रह सितंबर तक होंगे जेसीआई के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।